हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा आज आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। बेटा इसकी पहली क्लास में आप लोगों ने समय प्रबंधन अर्थात समय सारणी का अर्थ एवं परिभाषा के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग समय प्रबंधन के अंतर्गत समय सारणी के क्या उद्देश्य हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। समय प्रबंधन के अंतर्गत समय सारणी के उद्देश्य, समय सारणी के उद्देश्य। तो बेटा समय सारणी मतलब किसी भी कार्य को सही ढंग से करने के लिए हमें समय सारणी का निर्माण करना पड़ता है अर्थात टाइम टेबल का निर्माण करना पड़ता है। बेटा विद्यालय में समय सारणी एक विद्यालय का एक आवश्यक अंग होता है। बेटा कहा जा सकता है कि यह एक दर्पण के समान होती है बेटा, जिसके माध्यम से विद्यालय की समस्त शैक्षिक कार्यक्रमों की एक झलक हमें प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत अर्थात इसके माध्यम से शिक्षक एवं छात्रों को अपने कार्यों के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अर्थात समय सारणी से तात्पर्य शिक्षक व अन्य जो विद्यालय में जो भी अन्य गतिविधियां होती हैं उनको एक सुनियोजित एवं विधिवत रूप में तैयार की गई हुई एक योजना होती है। बेटा समय सारणी एक लेखा होती है जिसके माध्यम से विद्यालय में जो भी दैनिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनकी रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनका क्या उद्देश्य है। बेटा हम किसी भी कार्य को विद्यालय में शैक्षिक कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए संचालन करने के लिए समय सारणी के उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, जिसमें पहले नंबर में आता है समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग मतलब कि समय सारणी का निर्माण हम करते हैं कि हमारा जो भी समय है उसका सही ढंग से सदुपयोग हो सके, मतलब कि जो भी हमें उपलब्ध समय प्राप्त हुआ है उसका अधिकतम और प्रभावी उपयोग हम समय सारणी के माध्यम से करते हैं। अगले नंबर में आता है शैक्षणिक कार्य में नियमितता बनाए रखना। सेकंड नंबर में शैक्षणिक कार्यों में नियमितता बनाए रखना। जो भी क्योंकि विद्यालय समय सारणी की बात हो रही है तो जो भी निर्धारित समय रखा जाता है उन सभी कक्षाओं को संचालित करने के लिए और अनुशासन बनाए रखने के लिए, मतलब कि सारी चीज नियम से चले, जिसके लिए समय सारणी का निर्माण किया जाता है। अगले नंबर में आता है विषयों का संतुलित वितरण। विषयों का संतुलित वितरण। विषयों का संतुलित वितरण मतलब कि जो भी कठिन विषय है उनको बेटा
सरल विषयों के साथ उचित क्रम में किस तरह से समायोजित किया जा सकता है, ये सब समय सारणी के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, शिक्षकों के कार्यों का समन्वय। शिक्षकों के कार्यों का समन्वय मतलब कि हमें शिक्षकों के कार्यों का अर्थात उनके जो पीरियड्स लगे हुए हैं तो उनका उचित वितरण किस तरह से करना है ताकि अन्य पीरियड के साथ, अन्य कालांशों के साथ वो क्लास ना कर सके, अर्थात टकराव से बचाव के लिए हमें समय सारणी का निर्माण करना पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य है। अगले नंबर में आता है विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित करना। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना मतलब कि समय सारणी के माध्यम से जब सारी चीज टाइम के अकॉर्डिंग होंगे तो समय के प्रति हम जागरूक होंगे, सजग होंगे और सभी को उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराना होगा ताकि सही ढंग से सभी कार्य हो सके। अगले नंबर में आता है शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना। इधर लिख रही हूं बेटा 6 नंबर में शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखना। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना बेटा, अगर लगातार कठिन विषयों को अगर हम पढ़ेंगे तो विद्यार्थियों में एकाग्रता कैसे बनाए रखी जाएगी, तो हम समय सारणी के माध्यम से कठिन और सरल विषयों को सही समय पर लगाते रहेंगे ताकि हम सही ढंग से बच्चों को अध्ययन अध्यापन कार्य को आगे बढ़ा सके। अगले नंबर में आता है सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करना। सह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करना। अर्थात शैक्षणिक गतिविधियां अर्थात जैसे खेल हो गया, प्रार्थना हो गई, पुस्तकालय में बच्चों का जाना हो गया, प्रयोगशाला में जाना हो गया, आदि के लिए इस समय सारणी के माध्यम से समय को सुनिश्चित किया जाता है ताकि बच्चे इन सभी चीजों के लिए भी समय निकाल सके। अगले नंबर में आता है संस्थान के संसाधनों का संस्थान के संसाधनों का उचित प्रयोग। भाई संस्थान में जो भी रिसोर्सेज हमें प्राप्त हुए हैं, चाहे वो कक्षा में प्रयोगशाला हो गया या और अन्य सुविधाएं प्राप्त हुई जैसे प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर हो गया इत्यादि, तो उनका उपयोग सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, बच्चों को प्राप्त हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए सही समय सारणी का अगर भाई सबके लिए अगर समय दिया जाएगा
तो बच्चे उसमें उपस्थित हो पाएंगे। तो इसके लिए समय सारणी का प्रयोग सही ढंग से करना सिखाना चाहिए। अगले नंबर में आता है कार्य की स्पष्ट योजना बनाना। कार्य की स्पष्ट योजना बनाना। बेटा समय सारणी के माध्यम से हमें कार्यों की स्पष्ट योजना बनानी चाहिए, चाहे वो पूरे सत्र की हो गई, चाहे महीने की हो गई, चाहे सप्ताह की हो गई। गतिविधियों को हमें पूर्व निर्धारित अर्थात पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए कि ये कार्य किस समय कैसे होगा। ये सब कैसे हो सकता है? ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट के जरिए हो सकती हैं। अगले नंबर में आता है शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। बेटा हम कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन अगर हमने पलट कर नहीं देखा कि जो भी कार्य हो रहा है वो क्वालिटी युक्त हो रहा है कि नहीं, मतलब समय निर्धारण में शिक्षण कार्य जो भी है वो अधिक प्रभावी हो रहा है कि नहीं, वो कैसे प्राप्त हो हमें पता चलेगा? वो परिणामों के माध्यम से हमें प्राप्त होगा। अगर सही परिणाम हमें मिल रहे हैं तो हमारा सारा कार्य जो है सही दिशा की ओर जा रहा है। तो बेटा ये थी कुछ मुख्य समय सारणी के उद्देश्य, जिसमें पहला था समय का सदुपयोग, दूसरा था शैक्षणिक कार्यों में नियमितता बनाए रखना, तीसरे नंबर में था विषयों का संतुलित वितरण, चौथे नंबर में था शिक्षकों के कार्यों का समन्वय, पांचवें नंबर में था विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना विकसित करना, 6 नंबर में था शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखना, 7 नंबर में शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समय निर्धारित करना, 8वें नंबर में संस्थान के जो भी रिसोर्सेज है उनका उचित प्रकार से प्रयोग करना, 9 नंबर में कार्य की स्पष्ट योजना बनाना, लास्ट में था शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार। ये बेटा ये थे समय सारणी के उद्देश्य। अंत में विद्यालय समय सारणी विद्यालय का ही आवश्यक अंग होता है, जिसके माध्यम से जो भी शैक्षिक गतिविधियां होती हैं उनको विधिवत सुनियोजित ढंग से सुनिश्चित किया जाता है। बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।